हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी फर्म का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, इस चैप्टर से जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी आहरण पर ब्याज। तो बच्चों, आहरण शब्द से आप क्लास 11 से ही वाकिफ हो। तो आहरण क्या है बच्चों? साझेदारों द्वारा व्यवसाय से निजी उपयोग के लिए निकाली गई जो रकम है उसे हम आहरण कहते हैं। और ऐसे आहरण की रकम पर व्यवसाय द्वारा साझेदारों से ब्याज लिया जाता है। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि ऐसे आहरण पर जो ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है। तो बच्चों, इसका दो कंडीशन है, दो केसेस हम पढ़ेंगे। एक तो केस ये है कि जब प्रश्न में आहरण की जो तिथि है वो नहीं दी गई हो कि किस तिथि पर आहरण जो है वो किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में 6 माह को औसत मानकर जो है वो ब्याज की गणना कर ली जाती है। परंतु बच्चों, जो दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में अगर प्रश्न में डेट दिया हो कि किस डेट पर रकम जो है वो निकाली गई है, आहरण की राशि जो है वो निकाली गई है, तो ऐसे कंडीशन में हमको आहरण पर ब्याज की जो गणना करनी है वो हम सीखेंगे कि किस किस कंडीशन में हम इस गणना को किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए मुख्य 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन इस प्रकार है बच्चों। पहला है कि जब प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आहरण की जाए। दूसरा कंडीशन है कि जब हर तिमाही में स्थिर रकम निकाली जाए। और तीसरा कंडीशन है बच्चों, जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न चरणों में निकाली जाए। तो आज हम इन तीनों कंडीशन पर ब्याज की गणना को सीखेंगे। हर कंडीशन में भी बच्चों अलग अलग कंडीशन है। तो चलिए आइए हम पहले कंडीशन को लेते हैं। जो हमारा पहला कंडीशन है वो है जब प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आहरित की जाए। तो बच्चों, जब प्रत्येक माह हर मंथ ही जो है आहरण की राशि निकाली जा रही है, मतलब आहरण किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी 3 कंडीशंस लागू होते हैं। एक तो है कि जब आहरण माह के पहले दिन की जाए। तो जब आहरण माह के पहले दिन की जाती है तो ऐसी दशा में 6.5 माह के आधार पर 6.5 माह को औसत मानकर जो है ब्याज की गणना की जाती है। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है बच्चों कि जब आहरण माह के मध्य में किया जाए। तो जब आहरण माह के मध्य में किया जाता है तो ऐसी दशा में 6 माह को जो है औसत मानकर ब्याज की गणना की जाती है। उसी प्रकार बच्चों, जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो है कि जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए। तो जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाता है तो जो औसत अवधि है उसे 5.5 माह जो है औसत अवधि मानकर ब्याज की गणना की जाती है। तो बच्चों, आप चाहे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट ये 3 जो औसत अवधि है इसको आप याद कर लीजिए कि हर कंडीशन में कितने माह लिया जा रहा है। आइए अब मैं इस औसत अवधि को कैसे निकाला गया है इसकी कैलकुलेशन आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो इससे पहले बच्चों सूत्र देख लेते हैं कि आप आहरण पर ब्याज की गणना का क्या सूत्र है। तो आहरण पर ब्याज की गणना का जो सूत्र है वो है आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की रकम गुणित दर जो दिया हुआ है गुणित औसत अवधि बटे 12। तो बच्चों, ये औसत अवधि कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा औसत अवधि आया है ये औसत अवधि कैसे निकाला गया है? तो औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण पश्चात बचा समय, जब पहला आहरण करते हैं उसके बाद बचा समय, प्लस अंतिम आहरण पश्चात बचा समय, जो अंतिम बार आहरण किया गया है वर्ष में उसके बाद कितना टाइम बचा है, बटे 2। तो बच्चों, आइए अब हम यहाँ पर की जो औसत अवधि है इसको निकालना सीखते हैं। जो ये 3 अवधि हमने कैसे निकाली है, तो चलिए हम यहाँ पर मंथ जो है 12 महीना अपना ले लिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों, ये हमारे टोटल 12 मंथ है। अब हम पहले कंडीशन पर चलते हैं। हमारा जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए। तो मान लीजिए जनवरी में ये 3 डेट मैंने दिया, जब माह के पहले दिन किया जाता है। तो इस डेट के बाद
प्रथम आहरण पश्चात बचा समय, तो कितना समय बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 मंथ तो बचे ही हैं। ऊपर से जनवरी भी पूरा बचा है, मतलब टोटल हमारा कितना बचा है? 12 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम आहरण पश्चात। अब प्लस अंतिम आहरण पश्चात बचा समय, तो अंतिम आहरण ये जो दिसंबर मंथ है, इस दिसंबर मंथ के फर्स्ट डेट पे उसने निकाला होगा अंतिम बार, तो इस फर्स्ट डेट के बाद भी टोटल 1 मंथ पूरा बचा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 मंथ बटे 2, तो 12 महीना प्लस 1 महीना कितना हुआ? 13 महीना बटे 2, इसको आप निकालिए तो फिर ये 6 निकल गया आपका 6.5 माह। ये जो हमने 6.5 माह औसत निकाला था, औसत अवधि, वो हमने इसी प्रकार निकाला था। तो बच्चों पहले कंडीशन का आपने समझ लिया कि किस प्रकार जो है औसत अवधि हमारा निकाला गया है। चलिए अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जब आहरण माह के मध्य में किया गया हो, माह के मध्य में यानी 15 तारीख की डेट पर, जनवरी 15 तारीख को अगर आहरण किया गया हो, तो हमारे पास प्रथम आहरण के पश्चात कितना समय बचता है? तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पूरा बचा, मतलब 11 माह तो आपके हैं ही, प्लस नहीं सॉरी 11 माह आपके हैं, 11 माह और 15 दिन आपका जनवरी का, तो 0.5 मतलब आधा मंथ, और मतलब आपने ये पूरा 11 माह कर लिया, और ये जो 15 दिन और बचे हैं जनवरी के, इसको आपने 0.5 ले लिया, प्लस ये हो गया हमारा 11.5 माह, प्लस अंतिम आहरण। अंतिम आहरण उसने कब किया होगा? दिसंबर 15 तारीख को, तो दिसंबर 15 तारीख के बाद भी 15 दिन उसके बाद बचे हैं, यानी आधा माह और बचा हुआ है। तो ये हो गया प्रथम आहरण पश्चात बचा समय प्लस अंतिम आहरण पश्चात बचा समय बटे 2। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? ये 12 बटे 2, यानी कि आपका आ गया ये 6 माह। ठीक है बच्चों, तो निकल गया ये आपका दूसरे कंडीशन का औसत अवधि। अब आइए चलिए तीसरे कंडीशन को देखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए, तो जब माह के अंतिम दिन मतलब जनवरी लास्ट डेट पर हम कर रहे हैं, 31 तारीख की डेट पर, तो जब आप लास्ट में करें तो पहले प्रथम आहरण के बाद कितना समय बचा? टोटल आपका 11 मंथ बचा, प्लस आपने दिसंबर के लास्ट डेट पर किया, तो बच्चों इसके बाद आपका कितना मंथ बचा? इसके बाद आपका मंथ बचा 0। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तो आपका 11 मंथ प्लस कुछ भी नहीं 0 मंथ बटे 2, तो ये आ गया आपका 11 बटे 2, यानी कि आपका 5.5 माह। तो देखा बच्चों किस प्रकार ये हमने औसत अवधि की जो यहाँ पर हमने गणना को सीखी। तो बच्चों जब आपका प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्ट इन औसत अवधि को याद कर लीजिए, चाहे तो आप जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, इससे भी आप सूत्र पर डालकर निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम दूसरे कंडीशन को सीखते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरे कंडीशन को देख लेते हैं। जो दूसरा कंडीशन है वो है कि जब हर तिमाही में निश्चित रकम निकाली जाए। तो बच्चों जब 3 मंथ के इंटरवल में आहरण किया जाता है तो ऐसे में भी 2 कंडीशंस लागू होते हैं। पहला कंडीशन है कि जब रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली जाए, मतलब जब तिमाही मतलब 3 मंथ का ग्रुप बन जाता है और ऐसे 3 मंथ के फर्स्ट मंथ में जब आहरण किया जाता है तो ऐसे में जो औसत अवधि है उसको 7.5 माह माना गया है। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि जब रकम प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाली जाए मतलब लास्ट जो 3 मंथ है उस क्वार्टरली के फर्स्ट मंथ में निकाला जाए, तो जो अवधि है जो औसत अवधि है वो 4.5 माह की होगी। तो आइए बच्चों ये दोनों औसत अवधि किस प्रकार निकाला गया है इसको हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 मंथ के 4 ग्रुप बना लिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों हम पहले कंडीशन को लेते हैं कि जब रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली जाए। तो जब प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली जा रही है मतलब 1 जनवरी वो आहरण किया जा रहा है,
तो 1 जनवरी आहरण किया जा रहा है, तो हमारे पास कितने मंथ आहरण के बाद बच गए हैं। यहाँ पर हमारा जो औसत अवधि का सूत्र ये है ना कि प्रथम आहरण पश्चात बचा समय। तो ये 3 मंथ, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 और जनवरी पूरा मिला लीजिए तो आ गया आपका 12 मंथ। 12 मंथ प्लस, क्योंकि जनवरी 1 तारीख को निकाला गया माह के प्रथम में। अब देखिए 12 प्लस अंतिम आहरण पश्चात बचा समय। अंतिम आहरण उसने कब किया होगा? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर उसने किया है। तो यहाँ पर कितने मंथ बच गए अंतिम आहरण के बाद? दिसंबर पूरा, नवंबर पूरा और अक्टूबर भी 1 तारीख था, इसलिए अक्टूबर को भी ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माह बटे 2। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? 15 बटे 2, जो कि आ गया हमारा 7.5 माह। तो देखा बच्चों कि फर्स्ट कंडीशन में जो औसत अवधि थी उसको हमने किस प्रकार निकाला। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि जब रकम प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाली जाए। तो जब प्रत्येक तिमाही के अंत में ये निकाला जाएगा, तो ये मार्च के अंत में निकाला जाएगा, लास्ट ऑफ मार्च। तो लास्ट ऑफ मार्च जब ये निकाला जाएगा तो बच्चों कितने मंथ बच गए? यहाँ पर 3, 3, 6, 3, 9। चूंकि ये मार्च के लास्ट में निकाला है इसलिए इसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 9 मंथ प्लस अंतिम आहरण पश्चात बचा समय। तो अंतिम आहरण इसने कब किया होगा? 31 दिसंबर को, दिसंबर के लास्ट में। तो बच्चों दिसंबर के लास्ट में किया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मंथ नहीं बचा, यानी 0 बटे 2। तो कितना हो गया? 9/2। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4.5 माह। तो देखा बच्चों किस प्रकार हम सेकंड कंडीशन में जो है औसत अवधि को निकालते हैं। तो बच्चों चाहे तो आप डायरेक्ट ये दोनों माह को, औसत अवधि को आप याद करके रख सकते हो, चाहे तो आप इसके सूत्र के आधार पर भी आप औसत अवधि निकाल सकते हो। तो बच्चों ये थे हमारे 2 कंडीशंस। आइए अब हम तीसरे कंडीशन को समझते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपने तीसरे कंडीशन को देखते हैं। जो तीसरा कंडीशन है वो है जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती हो। तो बच्चों ये आहरण पर ब्याज का जो तीसरा कंडीशन है, इसमें जो है साझेदारों द्वारा एक निश्चित तिथि पर रकम नहीं निकाली जाती, बल्कि वो किसी भी तिथि पर कोई भी रकम व्यवसाय से निकाल लेता है। तो बच्चों ऐसी दशा में हम आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करें? तो ऐसी दशा के लिए हमें गुणनफल विधि का जो है वो गुणनफल विधि के माध्यम से जो है हमें आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो बच्चों इसके लिए जो आहरित की गई जो रकम है उसको उसके समयावधि से गुणा करके पहले गुणनफल निकाला जाता है और उस गुणनफल का योग करके उसे निम्न सूत्र, मतलब इस सूत्र पर आप रखकर जो है आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो देखिए इसका सूत्र देखते हैं कि आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। तो बच्चों इस सूत्र पर हम गुणनफलों का योग को रखेंगे और सूत्र के माध्यम से हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो बच्चों गुणनफल निकालने के लिए आपको ये सिंपल सा टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप एक तिथि का कॉलम खींचोगे, रकम के लिए एक कॉलम खींचोगे, एक अवधि के लिए और एक गुणनफल के लिए। और इस जो टेबल है इसके माध्यम से आप करोगे आहरण पर ब्याज की गणना। तो बच्चों इसे समझने के लिए आइए हम एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से हम इस विधि को समझते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, गोविंद एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान उन्होंने निम्न राशियां निकाली। 30 अप्रैल 2015 को 6,000 रुपये, 30 जून 2015 को 4,000 रुपये, 30 सितंबर 2015 को 8,000 रुपये, 31 दिसंबर 2015 को 3,000 रुपये, 31 जनवरी 2016 को 5,000 रुपये। आहरण पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से लगाया जाता है तथा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा प्रश्न है इसमें साझेदार द्वारा अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जो राशियां हैं वो निकाली जा रही हैं। तो आइए बच्चों इस प्रश्न को हम गुणनफल विधि द्वारा हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न तो आपने समझ ही लिया होगा। अब इस प्रश्न के अनुसार हम गुणनफल विधि के माध्यम से आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो आइए बच्चों हल करते हैं अपने इस प्रश्न को। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर
सभी तिथि के अनुसार उसके सामने रकम के कॉलम में जो है अमाउंट वो लिख दिया है। 30 अप्रैल 2015 को 6,000 रुपए निकाले गए थे। 30 जून 2015 को 4,000 रुपए निकाले गए थे। 30 सितंबर 2015 को 8,000 रुपए, 31 दिसंबर 2015 को 3,000 रुपए और 31 जनवरी 2016 को 5,000 रुपए। तो बच्चों आइए अब हम अवधि देख लेते हैं कि ये कितनी अवधि पे निकाले गए थे। उसके बाद हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो बच्चों 30 अप्रैल को निकाला गया था, 30 अप्रैल 2015। तो आप गिन लीजिए, अप्रैल को आप छोड़ दीजिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी बच्चों टोटल यहाँ आया 11 माह। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 30 जून 2015। तो 30 जून से आप अपना बचा हुआ समय को गिन लीजिए कितना हुआ। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों ये आ गया हमारा 9 माह। उसी प्रकार 30 सितंबर, तो सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आ गया हमारा 6 माह। अब 31 दिसंबर, तो चूंकि सब मंथ के लास्ट में ही वो निकाल रहा है पैसा, तो अब दिसंबर भी छोड़ दीजिए। जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 3 माह। और जो लास्ट है उसने आहरण किया वो है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी के बाद कितने माह बचे? फरवरी और मार्च, केवल 2 माह। आइए बच्चों अब हम निकालते हैं गुणनफल, जिसके लिए हम गुणा करेंगे रकम का उसकी अवधि के साथ। तो 6,000 गुणित 11 कितना हुआ? 66,000, 66,000। 4,000 गुणित 9 हुआ आपका 36,000, 36,000। 8,000 इंटू 6 हुआ आपका 48,000। उसी प्रकार 3,000 गुणित 3 हुआ आपका 9,000 और 5,000 गुणित 2 हुआ आपका 10,000। तो आइए बच्चों हमने गुणनफल निकाल लिया है। अब हमको करना है इस गुणनफल का योग। चलिए बच्चों अब ये गुणनफल को करते हैं हम योग। तो बच्चों योग करने के बाद हमारा आ रहा है यहाँ 0, 0, 0, 6, 6, 8, 9, 0, ये आया आपका 9, 6, 3, 2, 1। ओके, तो ये आया आपका 169,000। आपका आया 1,69,000 रुपए। तो बच्चों गुणनफल का जो हमारा योग है वो हमको मिल गया है। तो आइए बच्चों हम अपने गुणनफल के योग को सूत्र में रखकर आहरण पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा सूत्र है वो है आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12। तो बच्चों गुणनफल का जो योग आया है वो है 1,69,000 रुपए, 1,69,000 रुपीज इंटू हमारा जो दर दिया है प्रश्न में वो है 6%। तो 6/100 इंटू 1/12। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 0 2 0 काट दीजिए। 6 2 12 एंड 2 8 16 2 8 5 10। ओके बच्चों, तो हमारा जो आहरण पर ब्याज आया है वो आया है 845 रुपए। तो देखा बच्चों किस प्रकार हमने गुणनफल विधि के माध्यम से जो आहरण पर ब्याज की यहाँ पर गणना की है। तो बच्चों इसी प्रकार आप और भी प्रश्नों को जो है वो हल करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे फर्स्ट 2 कंडीशन थे उस कंडीशन से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।